नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आ गए हैं आपके लिए लाकर के भारतीय संविधान के विकास की एक शॉर्टकट और शानदार क्लास। उम्मीद है कि आपको ये क्लास देख करके सुन करके बहुत ही मज़ा आएगा और यहाँ से आपके काफ़ी प्रश्न जो हर प्रकार के एग्ज़ाम में आते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो हम आपका ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे, हम लोग सीधा टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान की जो एनसीईआरटी है और जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग शुरुआत करते हैं कि जो कंपनी का शासन रहा है, भारतीय संविधान का जो निर्माण की प्रक्रिया रही है, उसमें कंपनियों की क्या क्या भूमिका रही है उसको शॉर्टकट तरीके से भी जानने का प्रयास करेंगे और वैसे अच्छे तरीके से भी डिटेल से भी समझने का प्रयास करेंगे जो आप अच्छे से आपको एग्ज़ाम में याद हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए और आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ रहा है। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है हमारे लिए। तो इसमें ये किस प्रकार से इम्पोर्टेंट रहा है मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको हम लोग इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें देखना चाहिए कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में खास चीज़ क्या हुआ था। इसमें खास चीज़ होता कि दोस्तों जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आ गए हैं आपके लिए लेकर भारतीय संविधान और यानी कि एनसीईआरटी जो पॉलिटी होती है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हर एक एग्जाम में आते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न बहुत आसानी से आपको मिलता है। आप हो सकता है कि शायद अगर आप पॉलिटी पढ़ चुके हो तो ये चीज़ों को समझ में आएगा, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये केवल कीवर्ड्स में है और वही चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम के नज़रिए से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। तो देखिए, जैसा कि हम आपको बताएंगे कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ और किस किस चरण को हम लोग इम्पोर्टेंट समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आ जाता है कंपनी का शासन आता है। कंपनी का शासन जो कि 1773 से लेकर 1858 में चला। उसके बाद 1858 के बाद क्या प्रक्रिया हुई उसको भी हम लोग समझने इसी वीडियो में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी का शासन के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या चीज़ें आती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, मतलब कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कहा गया कि जो बंगाल के गवर्नर होंगे, मतलब गवर्नर को ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक है, आपको इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों कि जो इस पॉइंट में कहा गया था मैं आपको उसको बताना चाहूँगा। इसमें कहा गया कि जो बंगाल के गवर्नर हैं उनको गवर्नर जनरल कहा जाए। ठीक है, ठीक। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि बम्बई और मद्रास का जो प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन कर दिया गया। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था दोस्तों, इसके अनुसार कई सारे परिवर्तन किए गए। इसमें कई सारी नई नई चीज़ें लेकर आया गया। इसमें ये चीज़ कहा गया कि जो बम्बई और जो मद्रास का जो प्रेसिडेंस होंगे वो बंगाल के अधीन हो जाएंगे। ठीक है, तो दूसरी पॉइंट ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तीसरा होता है कि प्रथम बंगाल गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। तो ये आपको ये वारेन हेस्टिंग का आपको जो है तस्वीर दिखाई देगी। ये क्या था, वारेन हेस्टिंग जो था ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। और अगला क्या अच्छा काम होता कि कंपनी के शासन पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण शुरू हो गया। ठीक है, जो कंपनी थी, मतलब जो अंग्रेजों द्वारा जो कंपनी लाई गई थी उस कंपनी पर क्या हुआ कि ब्रिटिश संसद का नियंत्रण शुरू हो गया, क्योंकि अंग्रेज लोग ऐसे ऐसे यहाँ पर कांड कर दिए थे कि जो वहाँ की कंपनी थी, जो वहाँ का ब्रिटिश संसद थी, वो भी देख करके हैरान हो चुकी थी। दूसरी चीज़ क्या था कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान कर दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया और ये कब स्थापना किया गया था, तो ये 1774 में किया गया था। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे आपको बता दें कि सर एलिजा एम्फे थे। और अन्य न्यायाधीशों में रॉबर्ट चैम्बर्स आते हैं, स्टीफन सीजर आते हैं और जॉन हाइड आते हैं। तो कलकत्ता में क्या किया गया कि भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्फे बने और उनके 3 अन्य न्यायाधीश भी रहे हैं, जिनमें से आपको चैम्बर्स और सीजर और हाइड मिलेंगे देखने को।
तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है कि क्या हुआ था कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई 1774 में। ये भी इम्पोर्टेंट होता है। और इसके प्रथम कौन न्यायाधीश थे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका क्या हुआ कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की जो खास चीज़ें थी मैं आपको बता दिया। तो इसमें खास चीज़ क्या रखना कि बंगाल का जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल कहा गया, और बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को क्या कर दिया गया कि बंगाल में मिला दिया गया। मतलब मद्रास का अलग प्रेसिडेंस था और यहाँ का बम्बई का अलग था, तो इनको ला करके सीधा क्या कर दिया गया कि बंगाल में मिला दिया गया। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग। तो ध्यान रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो बने थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बने थे। ठीक है, चलो अगला हम लोग शुरू समझते हैं कि जो कंपनी का शासन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर हम लोग दोस्तों को बात समझने का प्रयास करते हैं कि कंपनी के मामलों में द्वैध शासन की व्यवस्था कर दी गई। तो ध्यान रखना है कि पिट्स इंडिया एक्ट मतलब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या कर दिया गया कि द्वैध शासन की व्यवस्था कर दी गई, मतलब कि डबल गवर्नमेंट का व्यवस्था किया गया। इसमें क्या किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। जैसे एग्जाम में बहुत पूछता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे। ये बहुत खास हो जाता है उस चीज़ के लिए जो आप समझना चाहते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की क्या कर दी गई, स्थापना कर दी गई, और गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या को 4 से घटा करके 3 कर दी गई है। तो ध्यान रखना कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो गवर्नर जनरल की सदस्यों की संख्या थी वो 4 से घटा कर क्या कर दिया गया, 3 कर दिया गया। और कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य यानी कि ब्रिटिश अधिकार के क्षेत्रों के रूप में स्पष्ट रूप देखा गया। मतलब जो कंपनी के भारतीय क्षेत्रों को क्या हुआ था कि पहली बार उनको एक्सेप्ट किया गया था इन बातों में। दूसरी चीज़ क्या होती है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में द्वैध शासन मतलब डबल गवर्नमेंट का मतलब क्या था, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थी। ठीक है, जो ब्रिटिश संसद के प्रति क्या थी, उत्तरदायी थी। मतलब जो यहाँ का गवर्नमेंट था, जो इंडिया में जो ब्रिटिश सरकार अपना न्यू जमाए बैठी हुई थी, तो वो ब्रिटिश संसद के प्रति अपना सारा जवाब देती थी। अच्छा, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था, मतलब नियंत्रण बोर्ड क्या था, इस बात को समझना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्यों से बना और कंपनी के राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण रहा। भारत में शासन के समान निर्देश देता था। मतलब जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये क्या करता था कि ब्रिटिश मंत्रियों के सदस्यों से बना हुआ था। मतलब ब्रिटिश के जो अपने यहाँ जैसे क्या होता है कि संसद होते हैं उनसे बनती है, लोकसभा राज्यसभा MP MLA जो होते हैं, और कंपनी का नियंत्रण भी इनका रहता है और भारत में शासन का समान निर्देश देते थे। जबकि इसमें क्या हुआ दोस्तों कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बात क्या होगा, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में बताऊं तो इसको निदेशक मंडल कहा गया। इसमें क्या हुआ कि कंपनी निदेशकों से बना। ठीक है, जो डायरेक्टर्स होते थे उनसे, जो बड़े बड़े पूंजीपति होते थे उनसे बना। कंपनी में जो व्यावसायिक मामला था उसको व्यवस्थित करते थे, प्रशासनिक कार्य को जारी रखते थे। तो यहाँ पर इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो विलियम पिट थे, विलियम पिट जो थे ये क्या थे, विलियम पिट जो थे ये कनिष्ठ थे। पिट्स इंडिया एक्ट के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। मतलब कि पिट्स इंडिया एक्ट को कौन लेकर आया था, तो पिट्स इंडिया एक्ट को प्रवर्तक जो माने गए वो विलियम पिट माने गए 1784 में। इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट रहा है कि इस एक्ट ने कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण मजबूत कर दिया और भारत में ब्रिटिश आधिपत्य को स्पष्ट रूप से स्थापित कर दिया। मतलब कि जो पिट्स इंडिया एक्ट था ये एक मतलब अच्छा खासा कानून लेकर आए, जिससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार का वो क्या हुआ कि ब्रिटिश लोगों के ऊपर अच्छे खासे तरीके से नियंत्रण रखा दिया था। ठीक है, उसके बाद अगला आता है कंपनी का शासन 1773 से 1800 में चार्टर एक्ट 1813। दोस्तों यहाँ पर चार्टर एक्ट 1813 आता है। चार्टर एक्ट 1813 का मतलब क्या होता है कि 1813 मतलब चार्टर एक्ट 1813 में क्या हुआ कि कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार कंपनी का एक अधिकार जारी रहा। मतलब कि क्या हुआ कि इसने क्या किया कि व्यापारिक एक अधिकार को क्या किया, समाप्त कर दिया कि केवल एक व्यक्ति अपना व्यापार नहीं करेगा। लेकिन क्या हुआ, कंपनी के अंदर एक चीज़ ये आई थी कि इसमें जो चाय का व्यापार था और चीन के साथ जो व्यापार था उसका एक अधिकार बना रहा। दूसरी चीज़ क्या हुआ कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार के लिए अनुमति दी गई। चार्टर एक्ट 1813 ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये आपको पता होना चाहिए
कि ये जो रहा है चार्टर एक्ट, इसमें दो चीज़ें आई थी, मतलब पारिवारिक व्यापारिक एक अधिकार, चाय के साथ व्यापार, चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार, चल इन पर एक अधिकार रहा। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हुआ कि ईसाइयों को यहाँ पर धर्म प्रचार प्रसार की अनुमति मिल गई और भारतीय शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च का व्यवस्था किया गया। ध्यान रखना है कि चार्टर एक्ट 1813 में भारतीय शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति दी गई। दूसरी चीज़ क्या हुआ कि भारत में मुक्त व्यापार का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो पेपर में पूछता है कि भारत में मुक्त व्यापार का मार्ग कब प्रशस्त हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि चार्टर एक्ट 1813 में, और 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च कब किया गया था, तो 1813 में। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये बहुत ही खास हो जाता है। अगली चीज़ बताएं हम कि इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये रहा है कि इस एक्ट ने भारत में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्रों में आधुनिक परिवर्तन की नींव रखी गई। तो आर्थिक, सामाजिक और जो शैक्षिक क्षेत्रों में आधुनिक प्रयास का मतलब ये रहा कि पहली चीज़ तो यहाँ पर व्यापार को समाप्त कर दिया गया, जो केवल एक व्यापार होता था, केवल हम ही कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ क्या हुआ कि थोड़ा धर्म प्रचार प्रसार किया गया, विदेशों से लोग अपने धर्म को लाकर यहाँ पर बताए, तो तर्क वितर्क हुआ। तीसरी चीज़ क्या हुआ कि जो 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा पर खर्चा करना था, मतलब इंडियन लोगों को, जो इंडियन होते थे, जो गरीब होते थे, जो अमीर होते थे, उनके लिए भी। और यहाँ पर क्या हुआ कि फ्री में क्या होने लगा, मुक्त व्यापार शुरू होने लगा। जो मार्ग, जो रास्ते होते थे नदी वदी के, इन पर क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया। ठीक है। अगला दोस्तों हमारे पास आ जाता है कंपनी का शासन। ठीक है। इसमें चार्टर एक्ट 1833, ध्यान रखना है कि चार्टर एक्ट 1833 की कुछ विशेषताएं बहुत ही खास रही हैं। इसमें क्या हुआ कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। चार्टर एक्ट 1833 में बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और प्रथम भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। आपको ये ध्यान रखना, ये एक्ट, चार्टर एक्ट 1833 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ठीक है, आपको भूलना नहीं है। उसके बाद 1833 में ही क्या हुआ था, एक आयोग बना था, विधि आयोग। तो ध्यान रखना कि विधि आयोग का जो गठन हुआ था ये 1833 में हुआ था और प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष जो थे वो लॉर्ड मैकाले थे। तो ये जो लॉर्ड मैकाले थे ये प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष रहे और इन्होंने क्या किया था कि एक विधि लॉ, मतलब कि लॉ कमीशन का गठन करवाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की और व्यापारिक गतिविधियों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। जो चार्टर्ड एक्ट 1833 रहा है, तो इसने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया और अब कंपनी मुख्यतः प्रशासनिक संस्था बनकर रह गई। ठीक है। इसमें क्या किया कि जो उनकी बहुत सारी चीज़ें थी, उल्टा सीधा काम करते थे कंपनी वालों ने, तो उसको सब खत्म करके हटा दिया गया और इसको क्या कर दिया गया, सीधा एक संस्था बना दिया गया। सरकारी सेवाओं में भारतीय की योग्यता के आधार पर अवसर देने की नीति का निर्धारण किया, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में 1813 में ही व्यवस्था कर दिया गया था। तो धीरे धीरे लोग शिक्षित होने लगे और यहाँ पर अपना पैर जमाने लगे। भारत में कानून के एकीकरण और संहिताकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया कि चार्टर एक्ट 1833 में एक क्या किया जाए कि भारत के लिए कानून बनाया जाए। ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि विधि लॉ लाया गया था 1834 में और उसको कौन लेकर आया था, तो लॉर्ड मैकाले लेकर आए थे। इसमें खास बात ये हुई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और अब कंपनी क्या हो गया था कि प्रशासनिक संस्था बन गई, जबकि सरकारी सेवाओं में भारतीयों की योग्यता के आधार पर अवसर देने का आधार यहीं से तैयार हो जाता है 1833 से। और भारत में कानूनों के एकीकरण और संहिताकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया कि भारत के लिए, सबके लिए, जो इंडियन होते हैं इनके लिए क्या किया जाए, एक अच्छा खासा कानून बनाया जाए। उसके बाद दोस्तों आता है चार्टर एक्ट 1853। ये भी बहुत खास हो जाता है आपके लिए। चार्टर एक्ट 1853 में क्या हो गया कि गवर्नर जनरल की जो परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्य अलग अलग कर दिए गए। यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि जो गवर्नर जनरल का जो काम था, जो परिषद था, उसको विधायी और जो कार्यकारी, इन दोनों को अलग कर दिया गया। मतलब जो कार्यकारी होगा उनका केवल नॉर्मल सा काम होगा, साइन माइन करके छोड़ दो, और जो कानून को बनाने की व्यवस्था होगी वो एक समिति, एक संगठन बनाएगी। दूसरी चीज़ क्या हुआ कि परिषद में अतिरिक्त सदस्यों को शामिल करके विधेयी कार्य को अलग कर दिया। तो इसमें कई सारे सदस्य थे, इसमें जो कि कम लोग होते थे। सिविल सेवा में खुली प्रतियोगी परीक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। ध्यान रखना है कि चार्टर एक्ट 1853 में सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता को शुरू किया गया। और अगला, केंद्रीय विधान परिषद में अस्थायी प्रतिनिधित्व का प्रावधान कर दिया गया।
ये दोस्तों बहुत ही खास रहा है कि यह एक अंतिम चार्टर रहा 1853 में, और इसके कई सारे काम किए गए, जैसे कि हमने आपको बताया अभी कि इसमें क्या कर दिया गया कि जो परिषद की में अतिरिक्त सदस्यों को शामिल करने की विधायी कार्य के लिए अलग व्यवस्था बना दिया गया। सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता 1853 में ही शुरू हुआ था। केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, मतलब जो इंडिया के रहने वाले लोग होंगे वो भी विधान परिषद में शामिल हो सकेंगे। और यहाँ पर सबसे खास चीज़ ये रहा है कि लॉर्ड डलहौजी जो थे ये गवर्नर जनरल थे 1848 से लेकर 1856 तक। चार्टर एक्ट 1853 में पारित हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, और ये 56 तक गवर्नर जनरल रहे हैं लॉर्ड डलहौजी, और ये एक अंतिम चार्टर रहा है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ कि चार्टर एक्ट 1853 ने प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था, जिससे कि भारतीयों को अवसर मिला कि वो अपनी पार्लियामेंट में जाकर के अपने देश के हितों के बारे में सोच सकें। चलिए अब मैं यहाँ पर आपको एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ कि याद करने का एक आसान ट्रिक क्या होगा, है ना। एक्ट की पूरी पीढ़ी की अगर हम बात करें तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, 1813 में चार्टर एक्ट, और 1833 में चार्टर एक्ट, और 1853 में चार्टर एक्ट आया था। ठीक है, अब इसको कैसे याद किया जाए कि रेगुलेटिंग ने रोका, पिट्स ने बांटा, 53 में व्यापार हटाया, और 33 में गवर्नर जनरल बनाया, और 53 में परीक्षा कराया। ठीक है, तो अब कैसे कैसे याद करें कि 1773 में रोका, 1773 में रोका मतलब संसद ने कंपनी पर नियंत्रण शुरू कर दिया, मतलब अंग्रेजों का जो मतलब वो अंग्रेज लोग आए थे, वही थे दोनों लोग, लेकिन इनको हम लोग कहते हैं, उन्होंने तो उनको क्या कर दिया, रोक दिया गया संसद के द्वारा कि भाई हम सारा कार्यभार संभालेंगे। दूसरा था कि 84 में बांटा, तो 84 में बांटा किसको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और डायरेक्टर ऑफ कोर्ट्स को, इन दोनों को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया, जबकि दो नियंत्रण को स्थापित किया गया। 53 में व्यापार हटा, मतलब कि व्यापार हटा मतलब क्या हुआ, कंपनी का एकाधिकार छोड़ दिया गया, चाय और चीनी को छोड़ करके। और 33 में क्या किया, भारत का जीजी बनाया, जीजी मतलब गवर्नर जनरल, बंगाल का जो गवर्नर था इसको क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 53 में परीक्षा करवाया, मतलब सिविल सर्विस में खुली प्रतियोगी परीक्षाओं को चलाया गया था। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 73 में रोका, 84 में बांटा, और 13 में व्यापार हटाया, 33 में गवर्नर जनरल बनाया, और 53 में परीक्षा करवाया। ठीक है, चलो बात समझ में आया। यहाँ पे एक और सुपर ट्रिक हम आपको बताएं, 73 84 13 33 53, 73 84 13 53 33, है ना, 74 84 13 33 53। अब यहाँ पर 73 में क्या हुआ था, नियंत्रण हटा, 84 में द्वैध व्यापार आया, 13 में व्यापार हुआ, भारत का गवर्नर जनरल बना, और प्रतियोगी परीक्षा शुरू हुआ। तो मतलब 1773 में क्या हुआ था कि इनका नियंत्रण समाप्त कर दिया गया था, 84 में द्वैध नियंत्रण शुरू किया गया था, 13 में क्या हुआ था, व्यापार शुरू कर दिया गया था, और 33 में भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और 53 में क्या हुआ, प्रतियोगिता शुरू हुई। यहाँ पर कुछ खास चीज़ें बातें ये हो जाती हैं दोस्तों कि रेगुलेटिंग एक्ट की मैं बात करता हूँ तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसमें क्या हुआ था कि बंगाल का गवर्नर जनरल रहा, या सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान कर दिया गया, और पहली बार संसदीय नियंत्रण की स्थापना कर दी गई। 74 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट आया, कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई, पहले CJI जो थे वो एलिजा एम्बे बने, और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वैध शासन की व्यवस्था रखी गई। 1853 में चार्टर एक्ट आया, व्यापारिक एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, और 1 लाख क्या किया गया, शिक्षा पर खर्च किया गया। 33 में क्या हुआ था कि चार्टर एक्ट आया था, ये भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, और पहले विलियम बेंटिंक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। 34 में विधि आयोग आया था, प्रथम लॉ कमीशन अध्यक्ष कौन थे, मैकाले थे, तो विधि आयोग कौन थे, मैकाले। 53 में चार्टर एक्ट आया, विधायी कार्य अलग कर दिया गया, और सिविल सेवा परीक्षा का प्रारंभ कर दिया गया। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से 58 तक एक्ट शुरू हुआ। और अब शुरू करते हैं क्राउन का शासन। भारत शासन अधिनियम 1884। तो आपको पता होना चाहिए कि शासन ब्रिटिश ताज के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया इस एक्ट में, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूर्ण से खत्म कहानी। भारत का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का वायसराय कहा जाने लगा। तो ये किसमें, भारत शासन अधिनियम 1858 में क्या किया गया कि भारत का गवर्नर जनरल का नाम समाप्त करके भारत का वायसराय बना दिया गया, और ऐसे प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। भारत शासन अधिनियम 1858 में प्रथम वायसराय कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग बने थे। लॉर्ड कैनिंग हैं, ये प्रथम वायसराय बने थे।
और भारत में राज्य सचिव पद बनाया गया। ध्यान रखना है कि पेपर में पूछता है कि राज्य सचिव पद तो पूछता है कि ये बताइए कंपनी का, हाँ, तो भारत के सचिव राज्य सचिव पद का क्या कर दिया गया, सृजन कर दिया गया। और इसमें एक खास बात ये आई दोस्तों कि जो कंपनी के जो निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड था, इन दोनों को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का जो निदेशक बोर्ड था और जो कंट्रोल था, ये सबको खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अधिनियम भारत में ब्रिटिश शासन की एक नई युग की शुरुआत थी। अच्छी बात थी। चलिए अगली चीज़ आती है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो विधि निर्माण में भारतीय प्रतिनिधित्व शामिल किया जाने लगा। ध्यान रखना है कि 1861 में क्या हुआ था कि जो कानून था वो विधि मतलब जो लॉ था, लॉ को बनाने के लिए जो भारत के लोग थे उनको भी हिस्सेदारी मिली। मद्रास और बम्बई को पुनः विधायी अधिकार दे दिया गया, जो पहले बंगाल में कर दिया गया था। और पोर्टफोलियो प्रणाली को वैधानिक मान्यता मिली 1859 में, कैनिंग द्वारा चुनी गई थी। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग थे, है ना। अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को दी गई आपातकालीन स्थिति में, और अवधि 6 महीने रखी गई। विधान परिषद का अगर विस्तार किया गया तो बंगाल में 16 को, पंजाब में 9 को, और अन्य प्रेसिडेंसी में भी गठन किया गया। अगला आता है दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो इसकी हम बात करते हैं। तो इसमें क्या किया गया कि केंद्रीय विधायी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। न्यूनतम 10 रखी गई, अधिकतम 16 रखी गई। और प्रांत में विधान परिषद में भी एक गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुआ, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता था, अप्रत्यक्ष नामांकन शुरू किया गया था। सदस्यों को प्रश्न पूछते थे तथा बजट पर बहस करने का अधिकार मिला बाद में, है ना। प्रश्न पूछने का अधिकार था, बजट पर बहस कर सकते थे बस केवल। इसमें एक खास बात ये रही है कि दोस्तों कि यह अधिनियम भारतीयों को सीमित राजनीतिक भागीदारी में एक दिशा प्रदान हुई। यहाँ पर अंग्रेज क्या कहते कि भारतीयों को धीरे 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 क्या कर रहे थे, इनको अपने देश को चलाने के लिए एक अच्छी व्यवस्था प्रदान कर रहे थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसको मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1909 को। इसमें क्या होता है कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी गई थी। मार्ले मिंटो सुधार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है कि पृथक निर्वाचन मंडल का व्यवस्था भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में दी गई। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया 16 से लेकर 60 तक। कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य का शासन शामिल किया गया और प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र सिन्हा रहे हैं। अब ये आपको दिखाई देंगे जॉन मार्ले हैं और ये मिंटो रहे हैं। इनकी कुछ खास बातें इसमें ये रही दोस्तों कि पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी मुस्लिम्स के लिए, और सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत किया गया, विधान परिषद का विस्तार किया गया। इनमें सीटों की संख्या बढ़ा करके 16 से 60 कर दी गई और कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य शामिल किया गया। प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र नाथ, ध्यान रखना है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसको कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें क्या गया कि द्वैध शासन को फिर से प्रारंभ कर दिया गया 1919 में, और केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना कर दी गई और प्रत्यक्ष निर्वाचन का और विस्तार किया गया, जबकि सीमित मताधिकार पर चुनाव निर्धारित किया गया और प्रांतीय और केंद्रीय बजट को अलग अलग कर दिया गया। ध्यान रखना है कि प्रांतीय और केंद्रीय बजट को कहाँ कर दिया, अलग कर दिया गया। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मॉन्टेग्यू और यहाँ चेम्सफोर्ड मिलेंगे। अब यहाँ केंद्रीय विधानमंडल की बात क्या हुई थी, जैसा कि हमने बताया कि काउंसिल ऑफ स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की व्यवस्था कर दी गई, मतलब राज्य परिषद में, जिसमें कि ऊपरी सदन और सदस्यों का नामांकन होता था, जबकि केंद्रीय विधानसभा में निचला सदन कहा जाता था और आंशिक रूप से निर्वाचित किए जाते थे। इसमें खास बात यह रही है कि भारतीयों को शासन में सीमित भागीदारी प्रदान किया गया और उत्तरदायी शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। अगला आता है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935, जो कि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें क्या किया गया, ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की गई, मतलब अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था कर दिया गया। 1935 में संघीय प्रांतीय और समवर्ती सूची की व्यवस्था बनाई गई।
और प्रांतों में फिर से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई। द्विसदनीय व्यवस्था का विस्तार किया गया और संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट्स की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का व्यवस्था स्थापना किया गया और यह अधिनियम भारत को संघीय ढांचा देने वाला सबसे विस्तृत नियम बनाया गया। दोस्तों मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 3 सूचियाँ लाई गई थी, जिसमें संघ सूची की विषय था। संघ सूची में क्या क्या रखा गया था, तो शिक्षा, विदेश मामले, मुद्रा और डाक तार आदि को रखा गया था। जो कि प्रांतीय में क्या रखा गया था, पुलिस को, लोक व्यवस्था को, कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि को रखा गया। समवर्ती सूची में आपराधिक, विवाह, तलाक, शिक्षा वन आदि चीज़ों को रखा गया। इसमें फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, 1937 में स्थापित किया गया था। यह सर्वोच्च न्यायिक पूर्ववर्ती बनाया गया और भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में भी किया गया। तो 1935 का सबसे खास बात क्या था कि संघ सूची, स्वायत्तता और द्विसदनीय न्यायालय और बैंक लाए गए। अब आता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, तो इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन का अंत कर दिया गया और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने। वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश सम्राट की भारतीय रियासतों में सर्वोच्चता समाप्त कर दी गई। भारतीय संविधान सभा को संवैधानिक निर्माण और विधायी शक्ति प्राप्त हुई। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत की एक नई सुबह हुई। अगर मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा इसकी मुख्य बातें क्या रही हैं, तो दोस्तों ब्रिटिश शासन का अंत हो गया था। भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र बन गए थे। यहाँ पर वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया था। ब्रिटिश सम्राट को भारतीय रियासतों का सर्वोच्चता समाप्त हुआ और संविधान सभा को संविधान निर्माण करने और विधायी शक्ति प्राप्त हो गई। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा संविधान निर्माण की व्यवस्था समाप्त होती है। कि आपको समझ में आया होगा, उम्मीद होगा कि आपको इन पॉइंट्स को पढ़ने में आसानी होगी और आपको समझ में आया होगा कि हाँ, हम लोगों ने हमारा संविधान किस प्रकार से निर्माण हुआ, हमारे देश में देश को आज़ादी क्या मिली और भारत के नागरिकों को किस प्रकार से असेंबली में कानून बनाने को और देश को चलाने की सीख कैसे मिली अंग्रेजों से, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कर अपना राय जरूर दीजिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, जिससे कि उनको अगर बेसिक जानकारी नहीं है तो हम आपके लिए बेसिक से एडवांस तक चलेंगे। पहले हम लोग बेसिक छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे, आपके एग्ज़ाम के पर्पस को समझते हुए आसानी से इन चीज़ों को कंप्लीट कराएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार। और आपको अगर हमारा अगला वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।